सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेव्स। अच्छा, वेव्स जो है ना वो दो तरह की होती हैं ओवरऑल फिजिक्स में, या तो प्रोग्रेसिव वेव्स होंगी या तो स्टेशनरी वेव्स होंगी। स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक हमारे ओ लेवल्स में इंक्लूडेड नहीं है, सो वी विल बी ओनली स्टडिंग प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, देखो वेव्स कितनी तरह की होती हैं, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। हमने सिर्फ प्रोग्रेसिव पढ़नी है, स्टेशनरी नहीं पढ़नी। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव वेव्स है ना, उनकी भी दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये भी हमने पढ़नी है। ठीक है, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स की टाइप है, और हमने एग्जामिनेशन के लिए ओ लेवल की सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़नी है। स्टेशनरी वेव्स वी वोंट बी स्टडिंग। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन टू सम डेफिनेशंस एंड इनिशियल स्टफ। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेता है कि डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव्स, तो प्रोग्रेसिव वेव्स आप किस तरह डिफाइन करोगे? प्रोग्रेसिव वेव्स डिफाइन करने के लिए बेसिकली आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में आपने ये बताना है कि प्रोग्रेसिव वेव्स आर दोज विच ट्रैवल और मूव। वेव्स जो ट्रैवल या मूव कर रही हैं वो प्रोग्रेसिव वेव हैं, तो पहला मार्क आपका इस पे हो जाएगा। दूसरा मार्क आपका प्रोग्रेसिव वेव जब डिफाइन कर रहे होगे तो इस पे होगा कि आपको बताना है कि जैसे ही प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रही हैं दे ट्रांसफ़र एनर्जी एज वेल। तो दो पॉइंट्स याद रखने प्रोग्रेसिव वेव्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मूव, सेकेंडली दे ट्रांसफ़र एनर्जी। सिंपल, ये दो पॉइंट्स याद करोगे और लिख के आ जाओगे एग्जामिनेशन में, यू वुड बी फाइन। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रोग्रेसिव वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांसफर्स वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रांसफर्स वेव क्या है। ट्रांसफर्स वेव की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफर्स वेव्स आर दोज इन विच द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, फर्स्ट आपका मार्क आ गया यहाँ पे। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन बस 2 मिनट में समझते हैं। इज परपेंडिकुलर, सेकेंड मार्क, टू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल्स। ठीक है, थर्ड मार्क। बेसिकली ट्रांसफर्स वेव में कहना ही चाह रहा है कि आपकी जो वेव की डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी टू विच द वेव ट्रैवल्स। सही है, तो देख लेते हैं इसको एक्सप्लेनेशन में क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, आप इसको समझते हैं। सपोज करो एक रोप है, ठीक है, इसको आपने यूं अटैच किया हुआ है फिक्स्ड एंड से। ठीक है, अब आप उसे ऊपर और नीचे की तरफ डिस्टर्ब कर रहे हो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जो फॉर्मेशन होगी वेव की वो किस तरह होगी? इस तरह होगी। यस, करेक्ट। ठीक है, अगर वेव की फॉर्मेशन इस तरह है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस कैसी थी? अप डाउन थी। इस तरह है आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। लेकिन वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ये आप देख रहे हो। वेव जो है वो राइट हैंड साइड पर ट्रैवल कर रही है और आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस किधर थी? अप डाउन। तो देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इज़ ये वाली, जो अगर मैं ऑरेंज से मार्क कर दूं, दिस वाली, ये जो वर्टिकल है, इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो ये ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, जिसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, दिस वन वर्टिकल वन, इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने यहाँ पे और डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं डिटेल में, चलो उनको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसने डिस्टर्ब की वेव को अप डाउन, एंड द वेव स्टार्टेड टू ट्रैवल इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में इट स्टार्टेड टू ट्रैवल। तो अगर आपकी जो डिस्टर्बेंस है दैट इज़ वर्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल इज़ हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई ना, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली ट्रांसफर्स वेव। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्स वेव देख लेते हैं थोड़ी सी। ये बस अभी आप याद कर लो, आगे जाके हम इनको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे यू मस्ट लर्न दीज। ठीक है, वेव्स ऑन वाटर हैं, वेव्स ऑन रोप्स हैं, वाटर वेव्स हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये 3 टाइप्स हैं ट्रांसफर्स वेव की। ठीक है, बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, डू रिमेंबर, टाइप्स नहीं है। ठीक है, टाइप्स इज समथिंग एल्स। तो अब आते हैं कुछ ग्राफ्स की तरफ। वेव्स के ग्राफ्स किस तरह बनाते? सो देर आर ओनली टू टाइप्स of graphs for waves. First are displacement time graphs and second are distant time graph. So अब हम इसे एक्सप्लेन कुछ इस तरह करते हैं कि जो इनमें टर्म्स लिखी हुई है ना, जैसे कि A लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, ठीक है, और कैपिटल T लिखा हुआ है, स्मॉल t लिखा हुआ है, तो इन सब को
वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं ये ग्राफ पे किस तरह मार्क होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि यार एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। अब इन पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं ए, फाई, सी, ठीक है, ए अगेन, स्मॉल टी, ये सारी टर्म्स को देखते हैं कि क्या इनसे हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। सो कैपिटल ए ऑन बोथ ग्राफ्स, आइदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फर्स्ट वाला, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दोनों पे जो कैपिटल ए इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो कैपिटल ए है, ठीक है, कैपिटल ए देखो, ये कैपिटल ए से बेसिकली ये पूरी हाइट जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पे भी कैपिटल ए से यहाँ से लेकर मीन पोजीशन से लेकर ये पूरी नीचे वाली हाइट रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाले ग्राफ पे आओगे तो भी ए जो है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे भी ए जो है मीन पोजीशन से लेकर लोएस्ट पॉइंट तक रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ए क्या है हमारा, ए इज़ बेसिकली कॉल्ड एम्पलीट्यूड फॉर बोथ द ग्राफ्स, ठीक है। और ये है क्या, बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन आपकी क्या है दोनों ग्राफ्स में, ये है मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन, या आप इसे एक्स एक्सिस भी कह सकते हो, ठीक है। ये इधर भी यही है और इधर भी यही है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकती हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो आपका ए ये हो जाएगा, नेगेटिव है तो आपका ए ये हो जाएगा। बेसिकली एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। आई होप ए वाली बात क्लियर हो। अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टर्म, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव, ठीक है। टाइम पीरियड जो कैपिटल टी से लिखा हुआ है दैट इज टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव। तो अब अगर मेरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज करो दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट, आई कैन लेबल दिस एज 1, ठीक है। दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे बताओ ये वाला पैटर्न वापस रिपीट कब हो रहा है, एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न, ठीक है। ये वाला पैटर्न जहाँ के ख़त्म होके वापस रिपीट कब हो रहा है, एट पॉइंट 2। एट पॉइंट 2 इट स्टार्ट्स रिपीटिंग इट सेल्फ। तो मतलब 1 से लेकर 2 तक एक वेव ख़त्म हो गई है, ठीक है। 1 से लेकर 2 तक इज़ 1 वेव, ठीक है, क्योंकि उसके बाद पैटर्न वापस रिपीट कर रहा है वेव का। तो 1 से लेकर 2 वुड बी 1 वेव, क्योंकि उसके बाद देख रहे हो वापस पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली वेव के चार्ट पे देखना होता है कि क्या पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो साइन वेव का पैटर्न है दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। लेकिन एक पैटर्न के लिए, साइन के एक पैटर्न के लिए आपको 1 से 2 पे जाना है। उसके बाद देखो वापस 1 वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, ये 1 वाला ग्राफ वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो 1 से लेकर 2 तक इज़ अर 1 वेव। और टाइम पीरियड क्या था, टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट वेव ऑसिलेशन, ठीक है। तो हम इजीली निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। यहाँ से लेकर 1 से लेकर पॉइंट 2 तक का टाइम जो है दैट वुड बी आर कैपिटल टी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर अप टिल नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड टर्म दैट इज क्रेस्ट, पॉइंट विद मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होती है, ठीक है। तो क्रेस्ट जो है वो कह रहा है सिर्फ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स मैक्सिमम फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पॉजिटिव कौन कौन सी है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम 1 से मार्क कर देते हैं, इसको हम 2 से मार्क कर देते हैं, ठीक है। दिस इज ऑन विच ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम पे चले जाएं उधर भी क्रेस्ट यही होगा, पॉइंट 1 पॉइंट 2 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। अब अगर ट्रफ्स की बात करें दैट इज़ स्मॉल टी, ठीक है। अगर ट्रफ्स की बात करें दैट इज़ पॉइंट्स विद मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होंगे, ऑपोजिट वाले हो जाएंगे, ये 0.3 एंड 0.4। दिस इज़ फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ पे क्या हो जाएंगे, यही पॉइंट्स हो जाएंगे, 0.3 एंड
4, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड दैट इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन, और एम्पलीट्यूड में दोनों आ जाते हैं, क्रेस्ट भी आ जाते हैं और टर्व्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब क्रेस्ट और टर्व्स क्या है, क्रेस्ट इज़ बेसिकली मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ 0.1 हेयर, 0.2 हेयर, और टर्व्स क्या हैं जो कि मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो कि 0.3 और 0.4 से रिप्रेजेंटेड है। टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड वाज टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव ऑसिलेशन। तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, लेट्स लेबल इट 0.5, तो वापस जाके ये पैटर्न कहाँ रिपीट हो रहा है, एट 0.6, तो दिस वुड बी आर वन कंप्लीट वेव, ठीक है। वेव में आपने देखना होता है, वेव आर बेसिकली रिपीटिंग स्ट्रक्चर। देखो मैं अगर यहाँ पे एक वेव बना देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज आर वेव, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने बेसिकली देखना होता है कि लेट मी ड्रॉ इट अगेन। इसमें जब भी वेव्स का सवाल आता है तो वी हैव टू सी कौन सा पैटर्न जो है रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं ये वाली चीज़ देखूं, दिस टिल हेयर, टिल दिस पॉइंट, ठीक है, ये वाले पॉइंट को हम 2 मार्क कर देते हैं, इसको 1 मार्क कर देते हैं। तो अगर आप देखो तो यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। देखो वन टाइम दिस इज गेटिंग रिपीटेड, ठीक है, ये एक दफ़ा रिपीट हो गया। अब सेकेंड टाइम भी यही रिपीट हो रहा है वापस, ठीक है, ये यहाँ तक 0.3 तक एक और दफ़ा रिपीट हो गया, दूसरी दफ़ा भी यही रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक वेव जो है वो इस पैटर्न से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक, दिस इज़ 1 वेव। जब भी वेव का सवाल आएगा आपने एक रिपीटिंग पैटर्न देखना है एंड दैट वुड बी योर 1 वेव। तो यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न क्या है, यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न है दिस साइन का ग्राफ विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0.5 एंड एंड्स एट 0.6, ठीक है। तो अब अगर आपका 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, 0.6 पे एक वेव ख़त्म हो रही है, तो टाइम टेकन फॉर दिस टू हैपन इज़ योर टाइम पीरियड, कैपिटल T, सिंपल। अच्छा, वन मोर थिंग टू डिफाइन योर टाइम पीरियड इज़ दैट कि अगर आप क्रस्ट से लेकर दैट इज़ हाईएस्ट मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट अगले क्रस्ट तक जाते हो, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, दैट इज़ योर 0.1 से लेकर 0.2 का टाइम विल ऑल्सो बी योर टाइम पीरियड, लाइक क्रेस्ट टू क्रेस्ट इज इक्वल टू 0.1 से 2, दिस विल ऑल्सो बी योर टाइम पीरियड। और टर्फ से टर्फ लेकर दैट इज़ 3 to 4 विल ऑल्सो बी योर टाइम पीरियड, ठीक है। आई होप टाइम पीरियड की सारी चीज़ें अब क्लियर हों, ठीक है। टाइम पीरियड हमने डिस्कस कर लिया, इट इज़ टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव। क्रेस्ट से क्रेस्ट जो है वो टाइम पीरियड होता है, टर्फ से टर्फ भी जो है वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इन विच, इन ये कौन से ग्राफ में, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है, ये याद रखना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं। देखो लेट मी डू अ फेवर टू यू गाइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्रेस्ट से क्रेस्ट तक या टर्फ से टर्फ तक जो टाइम होगा दैट वुड बी योर टाइम पीरियड। और अगर एक और तरीके से टाइम निकालना है, दैट वुड बी टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव टू फॉर्म, ठीक है। ये सारा मैंने इधर लिख दिया है, नोट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट एंड गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ ऑफ व्हाट आर इन फेज पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स ऑन अ वेव, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर जो है हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पॉइंट्स ऑन अ वेव विच बिहेव इन एन आइडेंटिकल मैनर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। पॉइंट्स ऑन अ वेव विच बिहेव इन एन आइडेंटिकल मैनर, फर्स्ट मार्क आपका ये हो गया, ठीक है। आर सेड टू बी इन फेज विद ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल अ क्रस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद अ क्रस्ट और अ टर्फ व्हेन कंपेयर्ड विद अ टर्फ। एग्जैक्टली अगर आपको इससे भी नहीं समझ आया तो लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक साइन वेव ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, साइन वेव और अ वेव सिमिलर टू दिस, अगर आपको साइन वेव नहीं समझ आ रही क्या होती है, ये क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, ये क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। अब जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ेगी ये पॉइंट क्या नीचे जाता जाएगा और ये वाला पॉइंट भी नीचे जाता जाएगा। तो पॉइंट ए और बी की जो मूवमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं,
तो ये इन फेज कहलाएंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट टी को देखो, दैट इज़ अ टर्फ, और ये वाला टर्फ देखो, दैट इज़ सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब अगर वेव आगे की तरफ मूव करेगी, दैट इज़ वेव यूँ जाएगी आगे की तरफ, तो ये पॉइंट्स क्या ऊपर मूव करना शुरू हो जाएंगे, टर्फ भी ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा। तो अगर दोनों टर्फ ही ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो यू कैन से सी एंड डी हैव आइडेंटिकल मूवमेंट्स, ठीक है। और आइडेंटिकल मूवमेंट्स वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इन फेज पॉइंट्स। सिमिलर इज इक्वल टू इन फेज पॉइंट्स। और आपको पता है ए और बी के साथ भी यही कर सकते हैं, सिंस ए एंड बी आर आइडेंटिकल मूवमेंट पॉइंट्स, हेंस दे आर इन फेज, हेंस दे आर इन फेज, ठीक है। इस तरह आप इन फेज पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर। आपको ये वाली सारी जो नोट्स हैं दैट वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू डोंट नीड टू रश एंड राइट ऑल दिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द ऑपोजिट ऑफ इन फेज पॉइंट्स, दैट इज आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। आउट ऑफ फेज पॉइंट्स की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स ऑन अ वेव विच whose behavior is exactly opposite, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिलेगा, exactly opposite compared to each other, one said to be out of phase with each other, ठीक है। जब दो पॉइंट्स का बिहेवियर ऑन अ वेव इज completely opposite to each other, they are said to be out of phase। इसकी एग्जांपल क्या है, अ क्रस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद अ टर्फ। चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं एक साइन वेव पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक साइन वेव बनाई, ठीक है। लेट्स सपोज साइन वेव या वेव सिमिलर टू द अबव, सपोज करो दिस इज अर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट सी, क्रस्ट से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। और इस पॉइंट को हम बेसिकली ये क्रस्ट है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, और ये है टर्फ, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम ए लेबल कर देते हैं, इसको हम बी लेबल कर देते हैं। सपोज करते हैं कि वेव जो है वो राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रही है। अब अगर राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रही है तो क्रस्ट जो है वो किस साइड मूव करना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ ऑब्वियसली, ठीक है। और टर्फ जो है किस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो अगर क्रस्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और टर्फ जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आरएंट दीज मूवमेंट्स कंप्लीटली ऑपोजिट, अप और डाउन? Yes, they are opposite movements, opposite movements। और opposite movements के लिए कौन से पॉइंट्स का हम डिफाइन करते हैं, आउट ऑफ फेज पॉइंट्स, ठीक है। these are out of phase points, सही है। तो this gets our out of phase points की definition done as well। so let's move to the next part of waves, that is wavelength। क्या होती है वेवलेंथ? इज़ अ बज़वर्ड और आपने काफ़ी सुना होगा एग्जामिनेशन में टीचर्स से, सो लेट्स स्टडी दैट। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज़ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, बिटवीन टू टर्व्स, डिस्टेंस बाय वन कंप्लीट वेव, ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन फेज पॉइंट। बेसिकली डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ क्या है? हमने टाइम पीरियड पढ़ा था ना कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इस टाइम पीरियड में, इस टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज वेवलेंथ, इज वेवलेंथ। देखो लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन सिंपल टर्म्स। वेवलेंथ बेसिकली एक डिस्टेंस है दैट द वेव कवर्स। देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन वेव, ठीक है। अब हमें पता है कि वन वेव का जो टाइम पीरियड था वो टी था, ठीक है। अब उतने टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट वुड बी वेवलेंथ, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सिंपल रखना है तो आपसे भी ये कह दो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन वेव, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बाय वन कंप्लीट वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट वेव, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, ये ऊपर ग्राफ्स में किस तरह मार्क्ड है, ठीक है। अब हम अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ देखें और इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं 0.5 और वेव कहाँ कंप्लीट हो रही है 0.6,
तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ड्यूरिंग 0.5 to 6 दैट वुड बी आवर वेवलेंथ. ऑल्सो क्रस्ट टू क्रस्ट जो जैसे कि 1 to 1, देखो क्रस्ट टू क्रस्ट भी फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अभी है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है. ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आप क्रस्ट से क्रस्ट जाओ या टर्फ से टर्फ जाओ तो आपको क्या मिलता था, टाइम पीरियड. ठीक है, ऊपर हमने देखा था ना, ऊपर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर क्रस्ट से क्रस्ट जाओगे या टर्फ से टर्फ जाओगे तो आपको टाइम पीरियड मिलता था इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है और आप 1 से 2 जा रहे हो, दैट इज़ क्रस्ट टू क्रस्ट जा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगी, वेवलेंथ. सिमिलरली अगर आप 3 to 4 जा रहे हो और आप ये कह दो टर्फ टू टर्फ जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, वेवलेंथ. दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर व्हाट, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स. यहाँ पे लिख देते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स, सिंपल. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ों पे जाते हैं. ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स व्हाट इज़ अनक्लियर, या कुछ अगर सवाल हो तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स आपका की पॉइंट है और फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड आपका की पॉइंट है. ठीक है, हमने देखा था बेसिकली कि नंबर ऑफ वेव, बेसिकली एक वेव फॉर्म करती है जब, ठीक है, दैट इज़ इट्स टाइम पीरियड. ठीक है, ये 1 से लेकर यहाँ पे अगर मैं 5 लेबल कर दूँ, यहाँ पे 6 लेबल कर दूँ, 5 to 6 अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे जा रही है तो दैट इज़ अ टाइम पीरियड. ठीक है, या 1 to 2 जा रही है या 3 to 3 जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइम पीरियड. क्रस्ट टू क्रस्ट, टर्फ टू टर्फ. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड. ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, सपोज करो आपका यहाँ पे टाइम पीरियड जो आ रहा है, टाइम पीरियड जो आ रहा है वो लेट्स से 20, लेट्स नॉट से 20, लेट्स से 50 मिली सेकेंड आ रहा है. ठीक है, आपका टाइम पीरियड जो है 50 मिली सेकेंड आ रहा है. सही है, तो आपको पता है कि एक वेव कितने सेकंड में फॉर्म हो रही है, 50 मिली सेकेंड में फॉर्म हो रही है. ठीक है, अब मिली सेकेंड को आप सेकेंड में किस तरह कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 1000 करके. तो लेट्स कन्वर्ट दिस एज वेल. मिली सेकेंड इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड. आपको पता है एक वेव जो है वो 0.05 सेकेंड में बन रही है और आपको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी के लिए, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड. तो आपको 1 सेकेंड में कितनी वेव्स फॉर्म हुई हैं x निकालनी है. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, दैट इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. ठीक है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.05 दैट इज़ इक्वल टू 20 हर्ट्ज़ जो है आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो आपको समझ आया फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट किस तरह निकला है. फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड. तो अगर हमारे पास टाइम पीरियड होगा वी कुड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड टू गेट नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, सिमिलर है जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है. ठीक है, इसके यूनिट्स हैं हर्ट्ज़ में. ठीक है, इसका सिंबल होता है कैपिटल T. ठीक है, एक फार्मूला है जो बेसिकली हमने याद करना है फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. अब V क्या है, V इज़ बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड या कुछ भी स्पीड ऑफ वेव. ठीक है, V is basically a speed of wave. This could be speed of light waves, speed of sound waves, anything. ठीक है, F क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है और लैंडा क्या है. अच्छा, दिस सिंबल इज कॉल्ड लैम्डा. ठीक है, और लैम्डा क्या है, बेसिकली वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ वुड बी मेजर्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड और सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, अब वेव स्पीड जो v है, हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो डेफिनेशंस ऊपर देख ली हैं. वेव स्पीड की क्या डेफिनेशन है, वेव स्पीड की ये डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव ईच सेकंड. सो यू कैन मेमोराइज दिस एज वेल. ठीक है, सिंपल स्टफ. ठीक है, अब आ जाओ ट्रांसफर वेव की 3 एग्जांपल्स पे. ठीक है, वो क्या है,
water waves on ropes and electromagnetic waves. So this marks the ends of our ट्रांसफर वेव की इनिशियल इंट्रोडक्टरी टॉपिक, ठीक है. आगे हम जाके वाटर वेव्स भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसफर वेव से रिलेटेड जो भी टॉपिक था इट इज़ एंडिंग हियर. अब आते हैं दूसरी टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स पे, सेकंड टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है. ये प्रोग्रेसिव वेव्स मैंने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ऊपर इनिशियली इंट्रोडक्शन में याद होगा कि हमने पढ़ा था कि प्रोग्रेसिव वेव्स की दो ही टाइप होती हैं, या तो ट्रांसवर्स या तो लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल इज़ बेसिकली अ सेकंड टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स. तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखने क्या है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन है, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर the direction of disturbance is parallel to the direction in which wave travels. सही है. देखो इसमें आपका पहला मार्क होगा इधर, the direction of disturbance, first mark is parallel, second mark to the direction in which the wave travels, third mark. ठीक है. हमने ट्रांसफ़र वेव में क्या देखा था कि अगर आप वेव को ऊपर नीचे डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, राइट साइड पे. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इस तरह नहीं होगा. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इट वुड बी स्लाइटली डिफरेंट. लेट मी ड्रॉ इट हेयर. दिस इज़ फॉर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स. लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली, ठीक है, ताकि ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाए. ट्रांसफर वेव लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है. अब ट्रांसफर वेव के डायरेक्शन में क्या था कि अगर आप डिस्टर्बेंस जो है अप डाउन कर रहे हो, दिस इज डी फॉर डिस्टर्बेंस, द वेव विल ट्रैवल इन राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह नहीं है. लॉन्गिट्यूडनल में इफ़ यू आर डिस्प्लेसिंग या डिस्टर्बिंग योर ऑब्जेक्ट लेफ़्ट राइट, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, तो वेव की ट्रैवल जो है वो भी राइट हैंड साइड पे होगी, ठीक है. सो दे आर पैरेलल, ठीक है. देख रहे हो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपने की है वो अप डाउन की है, ठीक है, लेकिन वेव ट्रैवल किस साइड पे कर रही है, राइट साइड पे. हॉरिजॉन्टली कह सकते हो, ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट आपकी वर्टिकल थी इन ट्रांसफर्स और वेव ट्रैवल क्या था, हॉरिजॉन्टल. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल है और ट्रैवलिंग भी राइट साइड पे हो रही है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल. तो बोथ दीज, दैट इज़ डिस्टर्बेंस एंड वेव ट्रैवल डायरेक्शन, आर पैरेलल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, एंड वेव ट्रैवल डायरेक्शन एंड डिस्टर्बेंस आर परपेंडिकुलर फॉर ट्रांसफर वेव, ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. तो अब कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है. ये डेफिनेशन आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक है. डेफिनेशन याद कर लो, कीवर्ड्स याद कर लो, इट्स अप टू यू. सो ये तीन जो हैं वो एग्जांपल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. वेव्स ऑन अ स्प्रिंग, साउंड वेव्स एंड बेसिकली सिंपल, दीज टू आर द एग्जांपल्स. सो ये जो हैं एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है. ये आप याद कर लो या बेसिकली कीप इट इन माइंड ताकि एग्जाम में अगर एमसीक्यूज में आए तो इट हेल्प्स यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर वेव्स ऑन ए स्प्रिंग. सो लेट्स सपोज वी हैव अ स्प्रिंग लाइक दिस शोन इन द ब्लैक एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है. तो जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पढ़ा है, हम राइट लेफ्ट इसको डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, ठीक है. जैसे ही आप राइट लेफ्ट इसको डिस्टर्ब करना शुरू करोगे, इट विल स्टार्ट टू मूव इन द राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है. वे डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रैवल्स इट इन द राइट हैंड डायरेक्शन. और आप मूव किस डायरेक्शन में कर रहे थे, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में. तो दे आर बोथ पैरेलल, ठीक है. अब जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप बनाते हो तो देयर अकर टू रीजन्स. वन रीजन इज़ ऑफ कंप्रेशन एंड वन रीजन इज़ ऑफ रियरफैक्शन, ठीक है. कंप्रेशन, रियरफैक्शन, कंप्रेशन, रियरफैक्शन. ये जो C से मार्क है दैट इज़ कंप्रेशन, ये जो R से मार्क है दैट इज़ रियरफैक्शन. तो ये कंप्रेशन और रियरफैक्शन होते क्या हैं, आप देख रहे हो. कंप्रेशन में वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं. ये देखो 1 2 3 वेव्स कितनी करीब है, और यहाँ पे 1 2 3 वेव्स के लिए कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, फिर 1 2 3 वेव्स के लिए कितनी कम स्पेस ले रहा है, 1 2 3 वेव्स के लिए ज़्यादा स्पेस ले रहा है. तो जो कम स्पेस ले रहा है दैट इज़ अ कंप्रेशन रीजन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वेव्स, और जो सेम अमाउंट ऑफ वेव्स के लिए ज़्यादा स्पेस ले रहा है दैट इज़ अ रियरफैक्शन रीजन, ठीक है.
अब रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं यार, क्या है। रेयरफैक्शन आर बेसिकली रीजन्स ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। वेव देख के भी हमें समझ आ रहा है, वेव्स ऑन स्प्रिंग देख के भी समझ आ रहा है कि जिस रीजन में सबसे ज़्यादा वेव्स हैं विद इन द लेस अमाउंट ऑफ स्पेस, दैट इज़ मैक्सिमम प्रेशर रीजन या कंप्रेशन रीजन, ठीक है। और जिस रीजन में वेव्स जो है दूर दूर हैं, ठीक है, मतलब 3 वेव्स देखो यहाँ पे कितनी दूर हैं और यहाँ पे देखो 3 वेव्स कितनी करीब करीब हैं, तो जिस रीजन में 3 वेव्स दूर हैं या वेव्स दूर हैं, दैट इज़ अ मिनिमम प्रेशर रीजन और द रेयरफैक्शन रीजन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन ऑफ रेयरफैक्शन या मिनिमम प्रेशर, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट इज साउंड वेव्स। अब साउंड वेव में भी लाउड स्पीकर जो है वो लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, एंड कॉजेज एयर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म और ट्रैवल इन द राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है। और उस वजह से वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रीजन बनाते हैं। कंप्रेशन में देखो वापस वेव्स जो हैं वो करीब आ गई हैं, रेयरफैक्शन में दूर चली गई हैं, ठीक है। फिर कंप्रेशन में करीब आ गई हैं, रेयरफैक्शन में दूर चली गई हैं, ठीक है। सो कंप्रेशन इज़ बेसिकली रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर जहाँ पे वेव्स करीब आ जाती हैं, और रेयरफैक्शन इज़ बेसिकली रीजन ऑफ मिनिमम प्रेशर जिधर वेव्स दूर चली जाती हैं, ठीक है। अब हाउ डू वी डिफाइन वेवलेंथ इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? सिंपल है, ठीक है। डिफाइन किस तरह करोगे वेवलेंथ इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? द वेवलेंथ इज डिफाइंड इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस और 2 सक्सेसिव रेयरफैक्शंस, ठीक है। वेवलेंथ बेसिकली डिस्टेंस है कंप्रेशन से लेकर कंप्रेशन तक का या रेयरफैक्शन से लेकर रेयरफैक्शन तक का, सिंपल, ठीक है। दिस इज़ वेवलेंथ फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेवलेंथ फॉर ट्रांसवर्स वेव कुछ अलग थी, दैट उसकी भी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू वाटर वेव्स। सही है, वाटर वेव्स कौन सी टाइप की वेव्स थी? अगर आप ऊपर जाके देखो तो वाटर वेव्स वर टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो अब हम ट्रांसवर्स वेव की एक वेव को डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज़ वाटर वेव्स। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर वाटर वेव्स चैप्टर, ठीक है। अब वाटर वेव्स क्या है भाई? ट्रांसवर्स वेव की एक टाइप है, अभी देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वाटर वेव जनरेट किस तरह करेंगे और ऑब्जर्व किस तरह करेंगे इस रिपल टैंक में, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर वेव जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे? ऑसिलेटर को एक सिग्नल जनरेटर से कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब सिग्नल जनरेटर बेसिकली ऑसिलेटर को बताएगा कितनी दफ़ा इसने अप और डाउन जाना है, ठीक है। किस तरह बताएगा यार? वो आप डायल से रीडिंग सेट कर दोगे, ठीक है। अब सपोज़ करो अगर मैंने डायल पे रीडिंग 2 रखी है, इसका मतलब ये है ऑसिलेटर 2 टाइम्स अप और डाउन जाएगा विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब जब ऑसिलेटर अप और डाउन जाएगा इन दिस वाटर बीकर, ठीक है, वाटर का ये जो बीकर है दिस वन, ठीक है, तो वाटर बीकर में अप डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली वाटर की वेव्स को डिस्टर्ब करेगा, और वो जब डिस्टर्ब करेगा जैसे कि अप डाउन मूवमेंट की वजह से वाटर वेव्स को डिस्टर्ब करेगा, तो वाटर वेव ट्रांसवर्स वेव है तो वो इस तरह ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगी। लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। वाटर वेव जो हैं वो राइट हैंड साइड या इस तरह ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमने एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है, ताकि ऊपर से वो लाइट दे, ठीक है, ताकि वाटर वेव्स आर विजिबल ऑन दिस वाइट पेपर, ठीक है। वाइट शीट ऑफ पेपर भी बीकर के नीचे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब लैंप से लाइट पड़ेगी वाटर के ऊपर तो हम वाइट शीट ऑफ पेपर पे वेव्स बनती हुई देख लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने नीचे डिफाइन की हुई हैं, तो लेट्स सी एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऑसिलेटर का काम क्या है? वाइब्रेट्स ऑन द वाटर सरफेस टू प्रोड्यूस वेव्स, सिंपल, जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऑसिलेटर डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं ताकि डिफरेंट वेव्स जनरेट कर सकें। देखो ये वाला ऑसिलेटर साइन वेव जनरेट कर रहा है, इसका अगर मैं ज़रा सा शेप कुछ इस तरह कर दूं, ठीक है, सर्कल से स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो स्क्वायर वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। स्क्वायर वेव्स किस तरह की होती हैं? इस तरह की होती हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द ऑसिलेटर शेप की किस तरह की वेव्स आ रही हैं, ठीक है। और ऑसिलेटर वाइब्रेट करता है सरफेस ऑफ वाटर पे टू प्रोड्यूस वेव्स, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ सिग्नल जनरेटर क्या करता है। द डायल ऑन द सिग्नल जनरेटर कैन बी सेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ये मैंने आपको बताया था, हमने 2 सेट की थी, इसने 5 सेट की है। दिस वुड इम्प्लाई दैट द ऑसिलेटर विल कंप्लीट 5 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, सिंपल। अगर मैं डायल पे जो सिग्नल जनरेटर पे लगा हुआ है उसे 2 की रीडिंग दे दूं तो ऑसिलेटर जो है वो 2 टाइम्स ऑसिलेट करेगा विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। जितनी आपको ज़्यादा वेव्स चाहिए उतना आप ज़्यादा डायल की रीडिंग रखो, ठीक है। द सिग्नल जनरेटर डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, गुड, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है।
द लाइट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइट है ना ऊपर लैंप पे जो हमने लगा के रखी है, ठीक है, और ये जो वाइट पेपर है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये जो वाइट लाइट आ रही है ना, ये बेसिकली वाइट जो लैंप से लाइट आ रही है ना, ये वाइट पेपर पे रिफ्लेक्ट करती है और इस वजह से हम वाटर वेव्स को देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना पड़ता है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन है दैट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। द वाटर इज प्रोड्यूस द लाइट इज प्रोड्यूस बाय द लैम्प विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाइट शीट ऑफ पेपर, ठीक है। दिस अलाउज ऑब्जर्वर टू क्लियरली सी द वेव फॉर्मेशन इन द रिपल टैंक, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ वाटर वेव्स पे। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि यार वाटर वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर वेव की एक टाइप होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वाटर वेव्स के अंदर कितनी टाइप्स होती हैं। वाटर वेव्स के अंदर 2 टाइप्स होती हैं, प्लेन स्ट्रेट वेव्स एंड सर्कुलर वेव्स, सही है। अगर वाटर वेव्स जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो दैट वुड बी प्लेन स्ट्रेट वेव्स, वन डायरेक्शन, ठीक है। हाउएवर अगर वाटर वेव्स बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, मल्टी डायरेक्शनल हैं, तो दे विल प्रोड्यूस सर्कुलर वेव्स, सही है। और एग्ज़ाम में कभी कभार हमें प्लेन वेव्स या सर्कुलर वेव्स ड्रॉ करने के लिए आ जाती हैं, तो हम ये वाली चीज़ें नहीं ड्रॉ करते, दीज आर नॉट ड्रॉन, हम ड्रॉ करते हैं वेव फ्रंट्स, ठीक है। हम प्लेन वेव फ्रंट्स ड्रॉ करते हैं या सर्कुलर वेव फ्रंट्स ड्रॉ करते हैं। अब वेव फ्रंट्स किस तरह बनते हैं, देखो, अब प्लेन वेव्स में वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, दैट इज़ राइट हैंड साइड, तो इन तीनों वेव्स का जो क्रेस्ट है, अगर मैं ज्वाइन कर दूँ एक स्ट्रेट लाइन से, इनका क्रेस्ट जो है वो मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता जाऊँ, तो ये मेरे पास जो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं दैट आर प्लेन वेव फ्रंट्स, ठीक है, सिंपल है। हमने एग्जाम में ये सिंप्लीफाइड वर्जन्स ड्रॉ करने, कभी भी हमसे अगर पूछता है कि यार प्लेन वेव फ्रंट्स बनाओ, तो आपने ये सिंपल सीधी लाइनें बनानी है, ठीक है। विद एक और बात, प्लेन वेव फ्रंट्स में हमारे पास स्ट्रेट वेव्स आ रही हैं, इनका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, राइट हैंड साइड, तो हमने ये डायरेक्शन भी बता देना है, ठीक है, डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रैवल्स। अब सर्कुलर वेव्स में आप किस तरह मार्क करोगे वेव फ्रंट्स, सर्कुलर वेव्स में आपको पता है कि मल्टी डायरेक्शन में जा रही हैं वेव्स, ठीक है। ये देखो, कोई राइट हैंड साइड पे जा रही है, कोई लेफ़्ट हैंड साइड पे जा रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, तो इसमें भी आप सब का क्रस्ट जो है वो सर्कल से मार्क करते जाओगे और सर्कुलर वेव फ्रंट आपके पास आ जाएगा। देखो सिंपल सा सर्कुलर वेव फ्रंट है, इसमें भी आपको डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल बतानी है विथ 4 एरोज, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनाने के लिए सर्कल्स बनाने हैं आपने, ठीक है, कॉन्करेंट सर्कल्स होंगे। और अब एक और बात देखो, प्लेन वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ, ये जो ऑरेंज से मार्क किया हुआ है, और सर्कुलर वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस इज ऑल्सो वेवलेंथ, सही है। इन एग्जामिनेशन यू ओनली नीड टू शो द सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंपल। अब वेव फ्रंट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वेव फ्रंट्स अभी हमने अपनी लैंग्वेज में तो डिफाइन किया है, लेकिन अब फुल जो एग्जामिनेशन में लिखना होगा दैट वुड बी दिस डेफिनेशन, वेव फ्रंट्स आर इमेजिनरी लाइंस मेड बाय जॉइनिंग ऑल द क्रस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट वेव्स। यही हमने किया ऊपर, डिफरेंट क्रस्ट को ज्वाइन किया है और जो लाइन आई है वी हैव कॉल्ड दैट एज वेव फ्रंट, ठीक है। अब आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव वेव फ्रंट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। हमने भी यही बताया अभी कि जो 2 प्लेन वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा दैट वुड बी आवर वेवलेंथ, सिंपल, ठीक है। प्लेन वेव्स ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, ये हमने पढ़ा है, वन डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन सर्कुलर वेव्स ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, सिंपल, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। नाउ द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रैवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, सही है, ये भी पढ़ा है। डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल क्या थी यहाँ पे, राइट हैंड साइड पे थी, ठीक है, और जो वेव फ्रंट थी वो वर्टिकल थी, तो परपेंडिकुलर है दोनों। सर्कुलर में भी यही है, ऑल 4 डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है और हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अगले चैप्टर में हम लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह सारी उधर देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात होगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट स्टडी रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, बेसिकली रिफ्लेक्शन वो चीज़ होती है जब आपकी वेव एक मीडियम पे आपके हिट करे, ठीक है, और जिस एंगल से उसने हिट किया है ना, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जिस एंगल से इसने हिट किया है, दैट इज़ बेसिकली द एंगल
बिटवीन द वेव एंड द नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है, कोई भी आपके पास सरफेस है ना, तो उसके ऊपर अगर आप 90 डिग्री का एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, दैट वुड बी योर नॉर्मल। अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेसेस हैं तो आपका आराम से नॉर्मल बन जाएगा, दैट वुड बी वर्टिकल, इस तरह। लेकिन अगर स्लांटेड सरफेसेस हैं तो आप इस पर 90 डिग्री एंगल किस तरह बनाओगे, थोड़ा सा स्लांटेड करके इस तरह बना दोगे, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग 90। अब सपोज़ करो इस तरफ स्लांट हो रहा है आपका सरफेस, तो आप नॉर्मल किस तरह बनाओगे, इस तरफ। यू जस्ट नीड टू मेक नॉर्मल दैट इज़ 90 डिग्री टू द सरफेस, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल, दैट इज़ दिस, और वेव के बीच का एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो रिफ्लेक्शन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है, अ वेव हिट्स अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया एंड डज नॉट पास बट इंस्टेड स्टेज इन द ओरिजिनल मीडियम, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स अकर व्हेन दे स्ट्राइक अ ग्लास ब्लॉक इन अ रिपल टैंक, ठीक है, सिंपल है। ग्लास ब्लॉक का स्ट्राइक किया, जिस एंगल से स्ट्राइक किया था दैट इज़ आई का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के हमें सवाल आते हैं। एग्ज़ाम में हमें आ जाता है कि कंप्लीट, कभी कभार आ जाता है कि आधी वेव फ्रंट दी हुई होगी, ठीक है। हमने पढ़ा है कि वाटर वेव्स की कितनी टाइप्स की वेव फ्रंट्स होती हैं, प्लेन या सर्कुलर। तो हमें आधी वेव फ्रंट्स दी हुई होंगी, आइदर सर्कुलर और प्लेन। वी वुड बी गिवन, देखो हमें एग्ज़ाम में कुछ इस तरह सवाल आएगा कि हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह की डायग्राम गिवन होगी, ठीक है, और हमें बोला होगा कि मार्क द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। तो हम किस तरह करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो एग्ज़ाम में ना आपको सिर्फ ब्लैक लाइंस गिवन होंगी, ये ब्लैक लाइंस गिवन होंगी, ठीक है, लेट मी मार्क दिस, सिर्फ ब्लैक लाइंस गिवन होंगी एंड ऑरेंज सरफेस गिवन होगा, ठीक है, ऑरेंज सरफेस। सिर्फ आपको ब्लैक और ऑरेंज सरफेसेस गिवन होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने ब्लैक लाइंस को आगे एक्सटेंड करना है। देखो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, जो सारी चीज़ें हैं ना रेड में, उसको आपने उस तरह एक्सटेंड करना है ब्लैक लाइंस को, ठीक है। लेकिन अब एक बात याद रखो, रिफ्लेक्शन में जो है वाटर वेव्स सेम मीडियम में रहती हैं, ठीक है, लेकिन ये तो दूसरा मीडियम आ गया ना ऑरेंज लाइन के आगे, सरफेस के थ्रू तो रिफ्लेक्शन में पास नहीं करती। तो आपने ये जो डॉटेड लाइन है उनको आप रिफ्लेक्ट कर दोगे अदर साइड, दैट इज़ ग्रीन वेव्स। देखो इसके मैंने स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, कंप्लीट द वेव फ्रंट्स विद डॉटेड लाइंस। ये देखो ब्लैक वेव फ्रंट्स को आप कंप्लीट करोगे विद डॉटेड लाइंस, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। अब सिंस हमें पता है कि रिफ्लेक्शन में बैरियर से आगे नहीं जाती चीज़ें, तो हम ये डॉटेड लाइंस को दूसरी तरफ फ्लिप कर देंगे। नाउ रिफ्लेक्ट दीज डॉटेड लाइंस ऑन द अदर साइड, दिस इज स्टेप 2। ग्रीन वाली लाइंस एंड डॉटेड लाइंस इज व्हाट वी हैव टू मेक। हमें ऑरेंज और ब्लैक लाइंस गिवन होंगी, ग्रीन और पिंक या आप इसे रेड कह लो, वी विल हैव टू मेक दोज लाइंस, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे कि हाउ विल वी डू रिफ्लेक्शन अगर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स आ जाएंगे। ये तो हमने सर्कुलर की बात की ना, अगर प्लेन वेव फ्रंट्स आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। अच्छा इस केस में एक और बात, ये वाली वेवलेंथ बिफोर रिफ्लेक्शन वुड बी इक्वल टू ग्रीन वालों की वेवलेंथ दैट इज़ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, इन एग्जाम्स यू विल बी गिवन ब्लैक एंड ऑरेंज थिंग, यू विल हैव टू ड्रॉ ग्रीन एंड रेड थिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट्स में गिवन है, यू कैन डाउनलोड इट एंड रिव्यू इट ऑन योर ओन एज वेल। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर वेव्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, वेवलेंथ नहीं होती, स्पीड नहीं होती, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंजेस और इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है सराउंडिंग में ड्यू टू रिफ्लेक्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स पे। दो तरह की वाटर वेव्स पढ़ी हैं हमने, देखो अगर आप ऊपर जाओगे ना तो सर्कुलर और प्लेन। सर्कुलर की हमने रिफ्लेक्शन देख ली, अब प्लेन की भी देख लेते हैं, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट्स किस तरह रिफ्लेक्ट होंगे, अच्छा देखो अब ये जो स्लांटेड है, ठीक है, अब प्लेन वेव फ्रंट हमने रिफ्लेक्ट करनी है। जो ब्लैक लाइंस हैं, ठीक है, दैट आर इंसिडेंट, मतलब जो आ रही हैं, हिट कर रही हैं बैरियर पे, ठीक है। अब ये जब ऑरेंज बैरियर पे हिट करेंगी ना तो ये सारी टर्न हो जाएंगी, एल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो रेड वाली लाइंस हैं दैट इज़ व्हाट यू हैव टू ड्रॉ। ये सारी रेड वाली लाइंस जो हैं ये आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है।
आपको एग्जाम में ये ऑरेंज गिवन होगा, ब्लैक गिवन होगा, आपने रेड और डॉटेड लाइंस बनानी है सिंपल। जब भी प्लेन वेव्स आके किसी बैरियर को हिट करेंगी दे विल टर्न इन दिस डायरेक्शन, एल शेप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक बात इसमें भी ये याद रखो कि ये जो वेवलेंथ है दिस वुड बी इक्वल टू ये वाली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये वेवलेंथ कभी भी चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना स्पीड। द ओनली थिंग दैट चेंजेस इन रिफ्लेक्शन इज़ द डायरेक्शन। और दूसरी बात ये होती है कि इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि कुछ एनर्जी जो है सराउंडिंग और बैरियर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। दूसरी बात साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो गुजरती हैं, ठीक है। तो हम वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हम साउंड वेव्स की डिटेल में नहीं जा रहे, इसका सेपरेट चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसी लेक्चर्स का चैप्टर नंबर 3 होगा, दैट इज़ साउंड वेव्स। लेकिन अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ देखते हैं कि साउंड वेव की रिफ्लेक्शन किस तरह होती है। साउंड वेव की इंसिडेंट वेव्स आई, यहाँ पे नॉर्मल होगा कोई, ठीक है, एक इंसिडेंट एंगल बनाया, रिफ्लेक्शन एंगल बनाया और रिवर्स हो गई। लाउड स्पीकर हमने लगाया हुआ है साउंड वेव्स देने के लिए, और CRO हमने लगाया हुआ है माइक्रोफोन के साथ। अच्छा, माइक्रोफोन क्या करेगा, साउंड वेव्स को ऑब्जॉर्व कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, और उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है CRO के साथ, जो कि हमें वेव बना के दिखा देगा कि यार साउंड वेव आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। बेसिकली हमने इसमें किया क्या कि साउंड वेव दी, वो जाके इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, और जिस एंगल से इंसिडेंट हुई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर माइक्रोफोन उसे डिटेक्ट कर लेगा। जो डिटेक्टेड वेव्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी एक CRO स्क्रीन पे, सिंपल, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि वाई ट्यूब इज़ यूज्ड, ठीक है। ये ट्यूब क्यों यूज़ हो रही है, ये जो ब्लैक वाली ट्यूब है, ये वाली ट्यूब क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि अगर ट्यूब यूज़ नहीं होगी तो साउंड जो है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर के थ्रू पहुंच जाएगा, ठीक है, माइक्रोफोन पे, और फिर हमें रिफ्लेक्शन का सही तरह नहीं पता चलेगा। तो इधर रीजनिंग भी लिखी हुई है, अदरवाइज विदाउट द ट्यूब साउंड वुड डायरेक्टली ट्रैवल फ्रॉम द लाउड स्पीकर टू द माइक्रोफोन विदाउट अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन। सिंपल बात, हाउ वुड यू नो दैट साउंड हैज अंडरगोन रिफ्लेक्शन, किस तरह पता चलेगा यार, इस तरह पता चलेगा कि माइक्रोफोन साउंड को डिटेक्ट कर लेगा और CRO वेव दिखाना शुरू कर देगा। तो देखते हैं ऐसा कोई आंसर लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, थ्रू द CRO दैट इज अ वेव विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन विच इंडिकेट्स दैट साउंड हैज अंडरगोन रिफ्लेक्शन। सिंपल नोट्स में लिखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड करो, याद करो या रिफ्रेज करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड सेम रहती है, साउंड के लिए भी यही है। डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। सिंपल जो आपकी वाटर वेव्स की प्रॉपर्टी हैं वही यहाँ पे लग रही है। देखो वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन की क्या प्रॉपर्टी थी, साउंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। साउंड वेव में भी यही है। अब आ जाओ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ वेव्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अच्छा, रिफ्रैक्शन जो है ना इन वाटर वेव्स अकर व्हेन वाटर ट्रैवल्स फ्रॉम अ डीप मीडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट आपका ये 1 मार्क आपका ये आ गया, इनटू अ शैलो मीडियम, और when they travel from a shallow medium to a deep medium। एक बात यहाँ पे नोट करो कि रिफ्रैक्शन में आपका मीडियम मस्ट चेंज। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं था, रिफ्लेक्शन में क्या था, एक ही मीडियम में सारी चीज़ हो रही थी, लेकिन रिफ्रैक्शन में आपका मीडियम चेंज हो रहा है। इधर आप डीप मीडियम से शैलो मीडियम पे जा रहे हो, ठीक है, या फिर शैलो मीडियम से डीप मीडियम पे आ रहे हो। आइदर वे आपका जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं डीप मीडियम क्या होता है, शैलो मीडियम क्या होता है, ठीक है। डीप मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें रीजन ऑफ वाटर की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है। शैलो रीजन क्या है, शैलो रीजन वो है जिसमें वाटर की डेप्थ कम है, ठीक है। लेट मी शो यू। अब अगर मैं इधर एक वाटर बीकर ले लूँ, ठीक है, इधर एक ब्लॉक रख दूँ, ये वाला सारा रीजन जिसकी डेप्थ कम है दैट वुड बी अ शैलो रीजन, ठीक है। ये वाला सारा रीजन जो कि मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, जिधर कोई भी ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ, दिस वुड बी अ डीप रीजन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब वापस इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डीप रीजन की डेफिनेशन क्या है, रीजन इन विच वाटर हैज़ अ ग्रेटर डेप्थ, ये जो ब्लैक वाला है। शैलो रीजन की डेफिनेशन क्या है, रीजन इन विच वाटर हैज़ अ लेसर डेप्थ, ये जो ऑरेंज वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये देखो ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, वुडन का। हाउ कैन वी क्रिएट अ डीप रीजन एंड अ शैलो रीजन इन अ रिपल टैंक, ठीक है, ये सिंपल हमारी वाली ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। प्लेस अ ब्रिक और ब्लॉक ऑन वन साइड, ठीक है, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया,
चेंज कर दी डेप्थ, और ये आपका डीप रीजन हो गया, ये शैलो रीजन हो गया, सिंपल, ठीक है। अब वाटर वेव्स जब डीप रीजन से शैलो रीजन में जाती हैं, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रही हैं, तो देखते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और उनकी डायग्राम भी देखते हैं। जब वाटर वेव्स ए पॉइंट दैट इज़ डीप रीजन से शैलो रीजन में जाती हैं, तो वेव फ्रंट्स जो हैं बोथ, यहाँ पे प्लेन एंड सर्कुलर बोथ, लेकिन हम सिर्फ टॉपिक में प्लेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से अवे बेंड होना शुरू हो जाएंगी, वेव लेंथ डिक्रीजेज। और अगर हमें ये वाला फार्मूला याद हो, ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद है, तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये वाला फार्मूला अभी पढ़ा है यार ऊपर लेक्चर में, आई होप याद हो, अगर नहीं याद है तो रिवाइंड करके ये वाला फार्मूला पहले देखो, ठीक है। वेव फ्रंट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना शुरू हो जाएंगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेटर से डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आ जाओ इसकी डायग्राम पे। अब अगर ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं और ये हमारा बैरियर है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, एग्जाम में आपको ब्लैक एंड ऑरेंज लाइंस गिवन होंगी, ठीक है, लाइंस गिवन होंगी, आपने ग्रीन लाइंस बनानी है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है वो मैंने आपको अभी सिखाया था किस तरह बनता है। अगर स्लांटेड सरफेस होगा तो आपको एक 90 डिग्री की एंगल बना देनी है, दिस इज़ द 90 डिग्री एंगल। अब जो वेव्स आ रही हैं दैट आर इन ग्रीन कलर, वो हमें मार्क करनी है, और ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही हैं, देखो ये सारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही हैं, ठीक है, ये देखो दिस इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस वन इज़ ऑल्सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक और चीज़ देख रहे हो, अगर कोई गौर कर सकता है तो, दिस वेव लेंथ इज़ बिगर एंड दिस इज़ शॉर्टर। ये दो चीज़ें आपने एग्जाम में दिखानी है जब आपको बोले डीप रीजन से शैलो रीजन जा रहे हो। जब भी आप डीप रीजन से, लेट मी राइट इट हियर एज वेल, क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जब भी डीप रीजन से शैलो रीजन में जा रहे होते हो तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल से अवे बेंड, नॉर्मल अवे बेंड, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली वेवलेंथ रिड्यूसेस। ये दो चीज़ें डायग्राम में दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल से बेंड अवे तो आप इजीली दिखा सकते हो, एक नॉर्मल बनाया स्लांटेड सरफेस पे ये वाला, ठीक है, एंड देन यू बेंडेड योर वेव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सिंपल, और वेवलेंथ डिक्रीज करके दिखा दी, सिंपल, ठीक है। अब वाटर वेव्स को देखते हैं जब डीप रीजन से शैलो रीजन पे जा रही थी, ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं वाटर वेव्स को। अच्छा, ये सारी डायग्राम्स वगैरह ना नीटली नोट्स में गिवन है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, खुद भी प्रैक्टिस करो, और अगर फिर भी कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर शैलो से डीप रीजन में जा रहे हैं, तो अगर हम अब यहाँ पे ब्लॉक रख दें, ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे रख दें, और हम क्या पॉइंट ए से बी जा रहे हैं, शैलो से डीप जा रहे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज़ ऑपोजिट हो जाएंगी। ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ के। लेट्स रीड, द वेव फ्रंट्स विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। डीप से शैलो में क्या था, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। डीप से शैलो में क्या था, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी, शैलो से डीप में क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि वो ऑसिलेटर से डिपेंडेंट है, और स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डीप से शैलो में स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही थी। ये देखो यहाँ पे स्पीड डिक्रीजेज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, तो यहाँ पे शैलो से डीप में स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। और ये तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे मैंने एक बैरियर किया था, नॉर्मल इस तरह बना, ठीक है, और वेव जो है इस तरह आके बेसिकली अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करना, टुवर्ड्स द नॉर्मल सॉरी बेंड करना शुरू हो गई, ठीक है। क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये शैलो से डीप जा रहा है। अगर डीप से शैलो होता तो क्या होता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। आई होप ये रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक भी क्लियर है। हम अभी लाइट की रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ वेव्स, दैट इज डिफ्रैक्शन, ठीक है। जब वाटर वेव्स पास करती हैं एक नैरो गैप से, वेव्स जो हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं, दिस इज बेसिकली डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि कितना स्मॉल जो है आपका गैप साइज है। ये देखो जो मैंने एक्स से मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये जो एक्स वाली चीज़ है ये कितनी स्मॉल है कंपेयर टू अवर वेवलेंथ, क्योंकि जितनी ये ज़्यादा स्मॉल होगी उतनी ज़्यादा वेव्स स्प्रेड करेंगी, ठीक है।
You can change the wavelength of the waves coming in for diffraction by changing the frequency of the oscillator. Simple, ठीक है. देखो आपका फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू एफ वी. ठीक है. अच्छा, पहले फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन निकालो. अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे नीटली लिख दूँ, ठीक है, v इज़ इक्वल टू एफ वी, और लैंडा को हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और v अपॉन एफ कर देते हैं. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये रिलेशन हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, इन्वर्स है. ठीक है. तो अगर आप ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे तो वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी. ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज़ करोगे तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. सिंपल स्टफ़. ठीक है. तो यही वो कहना चाह रहा है. ठीक है. ये यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन की हमें चीज़ें भी बताई हुई हैं. अब डिफ्रैक्शन हमने देखी थी फ्रॉम द होल. एग्जामिनेशन में कभी कभार डिफ्रैक्शन फ्रॉम एन एज भी आ जाती हैं. अगर डिफ्रैक्शन सिर्फ मतलब ये वाला बैरियर लगा हुआ है, नीचे वाला बैरियर नहीं लगा हुआ, तो फ्रॉम एन एज होना शुरू हो जाएगी. और डिफ्रैक्शन जब एज से होती है तो आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है. व्हेन अ वेव पासिस द एज ऑफ अ बैरियर द वेव्स कैन कर्व अराउंड द एज. बस ये प्रॉपर्टी याद कर लो. ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है. सो डू रिमेंबर टू रिवाइज दिस एज वेल. ये भी MCQs में आ सकता है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. कोई भी सवाल है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो. और दिस इज इट फॉर द वेव्स चैप्टर.